ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, पर यकीन कीजिए कि कुछ सच खौफनाक भी होते हैं। और दुआ कीजिए कि वो खौफनाक सच कभी आपसे न टकरा जाए, क्योंकि वो सच बीते हुए कल की शक्ल में होते हैं और अक्सर न भुलाए जा सके दर्द की शक्ल में भी। और हाँ, वो रिश्ते हुए दर्द आपके आस पास ही होते हैं, सुबकते हुए, कराहते हुए और कभी कभी इंतकाम लेने को तड़पते हुए भी। इसलिए जब तक वो सच आपको छूते नहीं, शुक्र मनाइए। आज की कहानी नागपुर के रहने वाले इंजीनियर विनीत देसाई की आप बीती है, जिसे वो खुद सुनाएंगे। विनीत देसाई जो ग्वालदम की सुंदर पहाड़ियों में अचानक उस सच से टकरा गए जिसने उनका बहुत कुछ छीन लिया। शायद मैं और मेरी वाइफ प्रज्ञा अभी कुछ महीने पहले नागपुर से उत्तराखंड के ग्वालधाम में शिफ्ट हुए थे। ग्वालधाम हमें पहली नजर में इतना सुंदर लगा कि बता नहीं सकता। और कुछ ही दिनों में सर्दी का मौसम भी आ गया। झील और झरनों वाले इस छोटे से पहाड़ी टाउन की सर्दी इतनी सुंदर लगी कि हम सोचने लगे कि लोग लाखों खर्च करके स्विट्जरलैंड क्यों जाते होंगे। जन्नत तो यही है हमारे अपने देश में। पर जल्द ही हमें सर्दी का असली मतलब समझ में आ गया, जब आसपास का सारा इलाका झील और झरने बर्फ की चादर से ढक गए। हम 24 घंटे 2-2 स्वेटर के ऊपर जैकेट, वुलन सॉक्स और फर वाले दस्ताने पहने हुए भी सर्दी से दांत किटकिटाते रहते। दिन की धूप ऐसी लगती जैसे बदन में थोड़ी सी जान आ गई हो। पर 4 बजे ही सूरज ढल जाता और फिर इतनी सर्दी होती कि हम दोनों के पास अंगीठी के सामने मोटी सी रजाई में दुबक जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। आई देर लग गई आज साइड पे। अब अंदर भी आने दोगी या यही सवाल करती रहोगी? सॉरी बाहर बहुत ठंड है, जल्दी अंदर आ जाओ। गिव मी द बैग, अंगीठी जली हुई है। मुझे तो लगता है यहाँ अंगीठी को भी सर्दी लगती होगी। हाँ। भगवान जाने यहाँ के लोग कैसे जीते। अभी हम उस बर्फीली सर्दी से लड़ना सीख ही रहे थे कि कुछ ही दिन बाद हमें एक अलग सा एक्सपीरियंस होने लगा। अक्सर हमें महसूस होता जैसे किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी हो। विनीत देखो, फिर से वही आवाज। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या है ये। देखना तो पड़ेगा ना, कहीं सचमुच कोई हुआ तो है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? कोई नहीं है ना? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किसी से पूछा तुमने क्या है ये? क्यों होता रहता है ऐसा? अरे पड़ोस में कोई रहता नहीं है, टाउन में किसी को कुछ पता नहीं है, तो पूछे तो किससे पूछे? But I get really scared, विनीत। ऐसी ही एक बहुत सर्द शाम, जब प्रज्ञा अपने सारे काम निपटा के जल्द ही अपनी रजाई में दुबक गई थी, तभी अचानक उससे लगा जैसे मैं उसकी रजाई खींच रहा हूं। पर तभी उसे ध्यान आया कि मैं तो अभी काम से लौटा ही नहीं हूं
और ये सोच के वो अचानक से चौंक उठी। कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई होता तो जवाब देता ना। वहां तो कोई था ही नहीं। प्रज्ञा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और रजाई में घुस के उसे चारों ओर से कस के दबा लिया। कुछ देर बाद आके मैंने डोर नॉक किया। क्या हुआ प्रज्ञा? बोलता क्यों नहीं? कौन है? प्रज्ञा मैं हूँ। दरवाजा खोलो। यहाँ कोई है? विनीत! प्रज्ञा प्लीज ओपन द डोर जल्दी। विनीत, तुम ही हो ना? ओके हम कमिंग। घर के अंदर घुसते ही वो डर के मारे मुझसे लिपट गई और फिर उसने सब कुछ कांपते हुए बताया। मुझे लगा उसका वहम होगा। डरो नहीं प्रज्ञा, क्या हुआ? शांत हो जाओ। आई एम हियर। बोलो क्या हुआ? कोई था यहाँ मेरे पास। मेरी रजाई खींची। व्हाट? हाँ, रियली। कोई रजाई खींच रहा था और कोई वहां था नहीं? तुम भी ना प्रज्ञा। अरे ऐसा होता है, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन या हेलुसिनेशन से ऐसा कभी कभी लगता है। इट्स नथिंग यार, डोंट वरी। मैं आ गया हूं ना। नहीं समझते हो यार, विनीत वाकई कोई था। पर जल्द ही प्रज्ञा को वो अपरिचित सी छाया दिखने भी लगी। अक्सर वो बाहर दरवाजे पर होती थी। वो देखो। क्या प्रज्ञा? अंदर आ रही है। वो देखो। कौन? कहाँ? कौन आ रहा है? तुम्हारे पास से उधर। हाँ? वो काली छाया इधर ही आ रही है। इधर ये देखो। प्रज्ञा। मैं हौसला बढ़ाने को प्रज्ञा के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, प्रज्ञा रिलैक्स यार, कोई नहीं है यहाँ। देखो वहाँ वो सामने बेडरूम में। इधर आओ। वो हमारे बेड पे चढ़ गई है। प्रज्ञा तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? डैम इट! प्रज्ञा ने मुझे कितना बताने की कोशिश की कि अब वो छाया उसे साफ साफ दिखाई दे रही है, पर मैं कैसे मानता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो हर रोज चुपके से घर के अंदर आकर प्रज्ञा की रजाई खींचकर उसमें दुबकने की कोशिश करती और मुझे कुछ नहीं पता चलता। प्रज्ञा ने बताया कि वो किसी लड़की की छाया है, दुबली पतली सी किसी लड़की की छाया। वो सर्दी से कांप रही है। सुनो, उसके दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई दे रही है। एक आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ। कुछ बोलो। हाँ सुनाई दे रही। तब मुझे पहली बार उसके होने का एहसास हुआ। यही नहीं, जब प्रज्ञा दिन में अकेली कोयले की अंगीठी के पास बैठी होती तो वो छाया भी ठंड से कांपती हुई उसके पास आकर बैठ जाती और प्रज्ञा उसके डर से कांपती और सिसकती रहती। कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ, बोलो क्या करें हम? देखो प्रज्ञा हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कोई और घर देखता हूँ। हाँ? हम दोनों को लगने लगा कि हम हर पल किसी भूत के साए में जी रहे हैं। मैं कोई दूसरा घर तलाश ही रहा था कि एक दिन अचानक अल्मोड़ा में हमारा हाउस ओनर दिखा। मैंने इस सब के बारे में उससे पूछा तो पहले तो वो बात टालने की कोशिश करता रहा, पर फिर उसने जो बताया उसने मुझे और डरा दिया। अब आपसे क्या छिपाना विनीत साहब, ये ठहरा पहाड़, यहाँ देवी देवता भूत प्रेत सब होंगे ही। बात दरअसल ये है कि कुछ साल पहले जब मैं अल्मोड़ा टल्ला बाजार में काम के लिए जाया करता था, मेरी औरत बिमला और हमारी बिना माँ बाप की भांजी रानी इसी घर में रहा करते थे। रानी बड़ी सीधी सादी बच्ची थी साहब, पर बिमला साहब बड़ी झगड़ालू टाइप की औरत थी, इसलिए मैं भी अक्सर उससे परेशान होके अल्मोड़ा ही रुक जाया करता था। पर सच बताऊं साहब, मेरे को ना रानी की बहुत चिंता होती थी, तरस आता था उस बच्ची।